हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन आवृतबीजी, देखिए आवृतबीजी कह दो या पुष्पीय कह दो, बात एक ही है। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, इसमें हमने जनन के विभिन्न प्रक्रम जो है, निषेचन से पहले युग्मकों के निर्माण की क्रियाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद परागण की क्रिया, परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन क्रिया और निषेचन क्रिया के पश्चात भ्रूण का विकास एवं भ्रूणपोष का विकास। इसके पश्चात हमने फल का निर्माण, बीज का निर्माण, यानी बीज किस तरह से विकसित होते हैं एवं फलों का विकास कैसे होता है। कल हमने फलों के बारे में पढ़ा कि फल जो होते हैं ये अंडाशय के परिवर्तन से विकसित होते हैं और फल अंडाशय की जो भित्ति है ये फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आवृतबीजी पादपों में एक प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो जाती है, बीजों का निर्माण हो जाता है और ये बीज जो होते हैं इनके अंदर भ्रूण की उपस्थिति होती है और भ्रूण से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये जो बीज का बनना ये लैंगिक जनन की एक मुख्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से जो बीज हैं वो एक नए जीव का या नए पादप का एक छोटा रूप होता है जो कुछ समय के लिए एक प्रकार से अंकुरण योग्य बना रहता है। ये बीज जब नमी पाता है एवं इसके अंदर कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो ये अंकुरित हो जाता है और एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त करें कि ये किस तरह से होती है तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे चलती है। देखिए, तो हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा लैंगिक जनन किस तरह से होता है ये पूरा हो गया और उसके बाद कुछ इस तरह की कुछ सामान्य प्रक्रियाओं से अलग हटके होता है असंग जनन और बहुगुणिता, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुभ्रूणता। ये दो टॉपिक और पढ़ेंगे। तो पहले देखिए इसमें कि ये पादप है जो कि टुएन होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। इस पादप में पुष्प बनता है। पुष्प पौधे का लैंगिक भाग होता है। इस पुष्प के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक तो होती है स्त्री केसर और एक होता है पुंकेसर। ये स्त्री केसर, ये देखिए पुंकेसर जो है ये नर जनन भाग होता है, स्त्री केसर जो है वो मादा जनन भाग होता है। इस पुंकेसर में परागकोश संरचना उपस्थित होती है। देखिए, हमने पुंकेसर की संरचना के बारे में जब बताया तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो पुतंतु होता है और एक परागकोश भाग होता है। पुतंतु पतला तंतुनुमा भाग होता है, परागकोश जो है वो घुंडीनुमा पालीवत भाग होता है। इस परागकोश के अंदर पराग पाली होती है और इस पराग पाली को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं।
लघु बीजाणु धानी। ये जो लघु बीजाणु धानी है, इससे लघु बीजाणु बनते हैं। अब देखिए, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु के बनने की क्रिया जो होती है, इसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। और ये जो लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु धानी है, ये 2n होती है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। और यहां ये जो लघु बीजाणु बनते हैं, ये n हो जाते हैं, अगुणित अवस्था में बन जाते हैं। और यही लघु बीजाणु जो है, यही परागकण बन जाता है। परागकण, लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये जो स्त्री केसर वाला भाग है, इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। तो इसमें 3 भाग होते हैं, यानी स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग हैं। अब देखिए, ये जो भाग हैं, इस अंडाशय वाले भाग में, यानी यहां इस अंडाशय से के अंदर बीजांड नाम की संरचना होती है। बीजांड, और बीजांड जो है, ये गुरु बीजाणु धानी है। गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी है। इसमें गुरु बीजाणु जनन, यानी गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन होता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इससे बनता है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, ये अगुणित अवस्था होती है। अब देखिए, इसमें इस गुरु बीजाणु से बनता है मादा युग्मकोद्भिद, यानी इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, जो कि 7 कोश के 8 केंद्र की संरचना होती है। ये एक कह सकते हैं कि ये मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है। इस भ्रूण कोश में अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका, और एक जो है इसमें ध्रुवीय कोशिका होती है। ध्रुवीय कोशिका, ये 2n है और ये n है। अब देखिए, इसमें ये जो परागकण है, ये अंकुरण करता है, पराग नलिका बनती है, और इसमें बन जाते हैं नर युग्मक। 2
नर युग्मक, दो नर युग्मक, यानी हम इनको दो भागों में बांट दें, एक तो यहां लिख दें नर युग्मक और एक और लिख दें, तो इससे क्या ठीक रहेगा, नर युग्मक। अरे ये क्या हो गया, नर युग्मक। हम आपको बता चुके हैं कि दो नर युग्मक बनते हैं, ये अगुणित अवस्था में होते हैं। अब देखिए इसमें एक नर युग्मक, ये जो है ये नर युग्मक जो है ये मिल जाता है अंड कोशिका से, यानी वास्तविक निषेचन हो रहा है, वास्तविक निषेचन, वास्तविक निषेचन हो रहा है। तो ये देखिए नर और अंडकोश का ये बनता है युग्मनज, जो कि 2n होता है, और दूसरा जो नर युग्मक है ये इस ध्रुवीय कोशिका से जुड़ता है, इससे बनता है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र, जो कि 3 गुणित होता है, क्योंकि ये 2n और n। अब देखिए इसमें यहां युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और इससे भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूणपोष। और ये सभी चीजें जो होती हैं वो बीजांड के अंदर है। तो बीज, ये दोनों, यानी ये भ्रूण जो है ये एक तरह से इसे पोषण देता है, भ्रूणपोष, और ये भ्रूण जो है वो एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है, यानी भ्रूण से जो बीज के अंदर सुरक्षित रहता है, फल में रहता है, और ये भ्रूण जो है वो एक नए पौधे को जन्म देता है। तो इस तरह से ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। आवृतबीजी पादपों में, ठीक है, यानी यहां ये अंडाशय जो है ये फल में परिवर्तित हो जाती है, और ये जो बीजांड है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से पादपों में आवृतबीजी जो पादप हैं इनके अंदर प्रक्रिया चलती रहती है, और ये नए पौधे जो है वो विकसित होते रहते हैं। अब देखिए ये सामान्य पादपों की विशेषता होती है, लेकिन यहां हम बात करेंगे कि कुछ पादपों में कुछ विशेष गुण और होते हैं। यानी एक बात आती है कह सकते हैं असंगता, यानी असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इस पूरे जनन की क्रिया को, कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। और ये पूरे चैप्टर में हमने बार बार इन्हीं चीजों के बारे में विस्तार से आपको बताया कि कौन सी संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब देखिए आप इसमें इस तरह के कई प्रश्न पूछ सकते हैं जिनके आधार पर ये टॉपिक क्लियर होता है। भाई जैसे किसी भी पादप का जनन लैंगिक भाग कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे? पुष्प होता है। पुष्प का नर जनन भाग कौन सा होता है, तो कौन सा कहेंगे? पुंकेसर। मादा जनन भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। परागकोश के अंदर क्या बनता है, यानी किस चीज की संरचना या किसका निर्माण होता है, तो कह सकते हैं पराग कणों का निर्माण होता है। या नर युग्मकोद्भिद अवस्था की पहली कोशिका का नाम क्या है, यानी पहली पीढ़ी या पहली जो संरचना है उसको क्या कहते हैं, तो पहली संरचना को हम कहते हैं परागकण यानी लघु बीजाणु। परागकण
का जो सबसे बाहर का जो आवरण है, ये आवरण ऐसे कौन से पदार्थ से बना होता है जिसके कारण परागकण लंबे समय तक संरक्षित अवस्था में बने रहते हैं? तो आप कहेंगे इसमें स्पोरोपोलिनिन नाम के पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो स्पोरोपोलिनिन नाम का पदार्थ है, वो क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। पराग कण का अंकुरण कहां होता है? तो कहेंगे कहां होता है, ये होता है वर्तिकाग्र पर। पराग कणों के परागकोश से मुक्त होकर के और इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे परागण की क्रिया कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, परागण कहते हैं। फिर आता है कि पराग कण का जब अंकुरण होता है, पराग नलिका बनती है, तो उसमें कितने नर युग्मकों की उपस्थिति होती है? तो यहां नर युग्मकों की उपस्थिति कितनी होती है? 2 होती है। 2 नर युग्मक होती हैं। और अधिकांश पादपों में जब परागकण पराग कोश से मुक्त होता है तो वह 2 कोश की अवस्था में मुक्त होता है, यानी एक तो उसमें होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका से तो पराग नलिका बनती है और जनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का विकास होता है। साथ में देखिए यहां कि बीजांड जो है वो किस प्रकार की संरचना है? तो ये कहेंगे इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो ये गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, कहलाती है। सामान्य रूप से गुरु बीजाणुधानी में कितने अध्यावरण होते हैं? तो सामान्य रूप से देखिए 2 अध्यावरण होते हैं, एक बाह्य अध्यावरण और एक होता है अंतः अध्यावरण। बीजांड के अंदर जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो कौन सा विभाजन होता है? तो यह होता है अर्धसूत्री विभाजन। सामान्य रूप से गुरु बीजाणु जनन की जब क्रिया होती है तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? तो आप कहेंगे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और उन 4 गुरु बीजाणुओं में से सामान्यता देखा जाए तो एक ही गुरु बीजाणु जो है वो आगे सक्रिय अवस्था में रहता है, बाकी के 3 गुरु बीजाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये जो नष्ट हुए तीनों बीजाणु हैं ये बीजांड द्वारी छोर की तरफ होते हैं, ना कि निभाग की ओर। जो सक्रिय गुरु बीजाणु रह जाता है उसके अंदर लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होते हैं। केंद्रक में 1 केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं पहले विभाजन में, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, यानी 8 केंद्रकीय संरचना का विकास हो जाता है। किससे? सक्रिय गुरु बीजाणु से। और इन गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब जो 8 केंद्रक बनते हैं उस 8 केंद्रक से भ्रूण कोश नाम की संरचना का विकास होता है, जिसे हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद जो है उसकी विशेषता क्या है, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं? इसमें केंद्रकों की संख्या 8 होती है और कोशिकाएं 7 होती हैं। कोशिकाएं 7 कौन कौन सी होती है? 3 तो होती है प्रतिमुखी कोशिका, 1 होती है ध्रुवीय या द्वितीयक कोशिका, 1 होती है अंड कोशिका और 2 होती हैं सहायक कोशिका। तो 2 सहायक कोशिका और अंड कोशिका का जो समुच्चय है जो निभाग की ओर होता है उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, उसे अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। ये जो मादा युग्मकोद्भिद हैं इसके बीच में, यानी इस मादा युग्मकोद्भिद में एक तो होती है अंड कोशिका महत्वपूर्ण है और एक होती है ध्रुवीय कोशिका जिसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जबकि इस पराग कण के अंकुरण से 2 नर युग्मक बनते हैं। अब एक नर युग्मक जो होता है ये अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है और इस क्रिया को हम कहते हैं वास्तविक निषेचन, यानी एक तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक है नर युग्मक से आपस में जुड़ करके और युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे हम वास्तविक निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा जो नर युग्मक है ये नर युग्मक जो है ये इस ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका कह सकते हैं या ध्रुवीय केंद्र कह दें या द्वितीय केंद्र कह दें, तो उससे आपस में जाकर के मिल जाता है और इस क्रिया को कहेंगे त्रिक संलयन।
त्रिकशल्य, ट्रिपल फ्यूजन। इस क्रिया से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। यह त्रिगुणित संरचना होती है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से लगातार केंद्रक विभाजित होता जाता है और बहुकेंद्रकीय संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। ये क्या करता है? ये भ्रूण को पोषण देता है। पोषण, भ्रूण जब परिवर्धित होता है, क्योंकि इस युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, और इस क्रिया को हमने बताया था, युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव के नाम से जाना जाता है। यह सामान्य रूप से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूणों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ में दोनों एक समान होती है, लेकिन बाद में प्राथमिक संरचनाओं के बाद में जब आगे की संरचना बनती है तो द्विबीजपत्री पादपों में थोड़ी सी जटिलता ले लेती है, और क्योंकि उसमें दो बीजपत्र होते हैं, जबकि सामान्य रूप से एक बीजपत्री पादपों में थोड़ी भिन्न हो जाती है। ये भ्रूण जो होते हैं, इस भ्रूण की उपस्थिति किसके अंदर होती है? ये होती है किसके अंदर? बीजांड के अंदर। और बीजांड नाम की ये जो संरचना है, ये बदल जाती है किसके अंदर? बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो ये बीजांड बीज में बदल जाता है, और उसी समय ये जो अंडाशय है जिसमें ये सब कुछ चल रहा है, जो कि स्त्री केसर का आधारी भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, इस स्त्री केसर से यानी अंडाशय वाले भाग से फल का विकास हो जाता है। और ये फल जो है, ये फल के अंदर बीज रहते हैं और बीज के अंदर भ्रूण होता है, और भ्रूण से जब अंकुरण होता है तो एक नए पादप का विकास हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में अच्छी तरह से होनी चाहिए, तो आप कहीं भी किसी भी तरह के कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि कौन सी क्रिया किस प्रकार। ये एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये पीडी एकांतरण भी कह सकते हैं। देखिए यहां ये जो आवृत बीजी पादपों में होते हैं तो इसमें द्विगुणित पीढ़ी होती है, बीजाणुद्वित पीढ़ी जिसको कहते हैं। फिर जब ये गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु बनते हैं तो फिर वापस क्या हो जाती है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी बन जाती है। और इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है, इस पीढ़ी से जब निषेचन हो जाता है तो वापस ये बीजाणुद्वित पीढ़ी बन जाती है, यानी बीजाणुद्वित पीढ़ी मुक्त होती है और कुछ समय के लिए युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है। तो इसको क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्वित, बीजाणुद्वित से युग्मकोद्भिद, अर्थात द्विगुणित से अगुणित, अगुणित से द्विगुणित। तो ये इस प्रकार से आवृत बीजी पादपों का एक तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक छोटे छोटे और बचे हैं। एक होता है असंग जनन और एक होता है बहुभ्रूणता, जो इन सामान्य से क्या है, एक प्रकार से अपवाद है, या यूं कहें कि एक विशेष प्रकार की जनन की प्रक्रिया है। तो आज का होमवर्क नोट कर लें आप। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को एक रेखा चित्र बनाकर समझाइए। पीढ़ी एकांतरण क्या है? पुष्पीय पादपों में नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।
पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का महत्व लिखिए। देखिए, महत्व के बारे में आप समझ गए होंगे कि इससे क्या होता है कि दो अलग अलग आनुवांशिक पदार्थों का संयोजन होता है और संयोजन से भिन्नताएं आती है और भिन्नताओं से जैव विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न, इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ाई कीजिए। कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।